हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसके केमिस्ट्री पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जिसमें 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका और हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें 1 से 70 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यहाँ आपको दिख भी रहे होंगे। और इसमें टोटल 70 क्वेश्चन में से मात्र आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं। हालांकि हम सभी 70 क्वेश्चन का डिस्कस कर देंगे। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना का उप सहसंयोजी संख्या कितना होता है, यानी कि HCP की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, HCP हो या CCP हो या FCC हो, तीनों कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है। तो आपका सही जवाब होगा नाइलॉन 6। ये है आपका नाइलॉन 6, ये ऑक्सीजन एटम है। यहाँ एमाइड बॉन्ड ऐसे पाया जाता है और ये आपका नाइलॉन 6 है। ये एमाइड लिंकेज होता है यहाँ। तो कोप्रोलैक्टम आपका जो मोनोमर है वो नाइलॉन 6 का मोनोमर है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता कितनी होती है। तो देखिए, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का जो केमिकल फार्मूला होता है ये H3PO4 होता है। कई बार इसके केमिकल फार्मूला में कन्फ्यूज़न हो जाता है और H3PO3 भी लिख दिया जाता है कई लोगों के द्वारा। और तो उस तरीके से देखा जाएगा तो 2 होगा, लेकिन H3PO4 के स्ट्रक्चर से हम चेक कर पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होता है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ लिख देते हैं। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ फिर से बना देते हैं। ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम को हमने लिखा। ये OH हमने लिखा, यहाँ भी OH हमने लिखा और यहाँ भी OH हमने लिखा। ये एक H प्लस देता है, दूसरा ये एक H प्लस देता है, तीसरा ये एक H प्लस देता है। टोटल 3 H प्लस देते हैं, इसलिए इनकी बेसिसिटी यानी भास्मीयता 3 होगी। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। तो देखिए, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन की अगर बात करें तो वाष्प दाब अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले जितने 1m, कैपिटल M का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है ना। तो मोलर कंसंट्रेशन ग्लूकोज का जो होता है ये 1 होता है, ग्लूकोज का 1 होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 2 होता है, और सुक्रोज की बात करें तो ये 1 होता है, और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो ये 3 होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आई के ऊपर। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। तो पोटेशियम सल्फेट चूँकि ये K2SO4 लिखा जाता है और ये K प्लस SO4 के रूप SO4 2- के रूप में टूटता है, तो इसलिए टोटल आई यानी वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ये डी यानी 1m पोटेशियम सल्फेट होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए, बायोडिग्रेडेबल में PHB है ना, और नाइलॉन 6
ये नायलॉन टू नायलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, लेकिन सेल्यूलोज एक नेचुरल पॉलीमर होता है और ये काफ़ी आसानी से नेचर में सड़ जाता है, गल जाता है, इसलिए सेल्यूलोज इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा और ये नेचुरल पॉलीमर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो देखिए डोलामाइट का केमिकल फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है MgCO3 CaCO3। तो देखिए इसको कई बार ना ऐसे भी लिख दिया जाता है MgCa और ये CO3 का होल ट्वाइस। ये पेन जो है थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो रहा है ना, तो सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी इसी तरीके से आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये मैग्नीशियम का ना ये खनिज होता है, तो क्या होगा? मैग्नीशियम सही जवाब होगा। हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखा जाता है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये सी ऑप्शन सही होगा। 8वें की बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका इथाइल एसीटेट का IUPAC नाम क्या होता है? तो इथाइल एसीटेट, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इथाइल एसीटेट होता कैसा है। तो देखिए ये CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर O और फिर C2H5 या CH2 CH3, जो आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। तो ये इथाइल एसीटेट है, इथाइल और ये एसीटेट। तो इसका ये भी नाम हो सकता है, क्या नाम हो सकता है? इथाइल एथेनोएट, मतलब अल्काइल अल्केनोएट इसका सही IUPAC नेम होता है। तो इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इथाइल एथेनोएट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? तो देखिए सेल स्थिरांक यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया होता है। हाँ, तो लेंथ अपॉन एरिया इज इक्वल टू, लेंथ को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिख लें तो इसमें 2 सेंटीमीटर हैं, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ को सेंटीमीटर में माप सकते हैं, छोटा यूनिट में, और एरिया यानी क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर है, नीचे भी 1 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको काटा तो 1 सेंटीमीटर बचा, ऊपर लेके गए तो प्रति सेंटीमीटर हुआ। तो इसलिए इसमें प्रति सेंटीमीटर कहाँ ऑप्शन दिया गया है? हाँ, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनिलीन एवं, देखिएगा ये NH2 बेंजीन रिंग, जिसको हम PH लिख रहे हैं, फिनाइल ग्रुप है ना, और एवं एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड हम लोगों के लिए ये CH3 COO और ये Cl है। तो ये काफ़ी आसानी से रिएक्शन करके क्या देंगे, ज़रा चेक करिए। यहाँ से देखिए डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को निकाल लीजिए तो -HCl हो जाएगा, और फिर ये NH बचेगा, और फिर C डबल बॉन्ड O फिर Cl और ये फिर PH ग्रुप। तो ये बन जाएगा आपका एसिटिलाइडीन क्लोराइड। इसी का ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एसिटानीलाइड भी होता है, जो हिंदी में थोड़ा सा मतलब अलग लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। तो सबसे प्रबल लुईस अम्ल वही होता है जो जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ करके और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बोरॉन के ये जितने ट्राई हैलाइड हैं उनमें Bi3 मतलब बोरॉन ट्राई आयोडाइड ये लुईस एसिड होता है जिसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है क्योंकि जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ करके और फिर ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। तो देखिए ये सब के सब अल्काइल हैलाइड हैं और किसी अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग ग्रुप होता है उतना ही उसका कम बॉइलिंग पॉइंट यानी कम क्वथनांक होता है। तो देखिए इसमें सबसे कम होगा टर्शियरी का। तो टर्शियरी तो इसमें दिया है तो सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है, उच्चतम की बात, तो इसका मतलब प्राइमरी। अब प्राइमरी में चेक करिए, ये पहला ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन दोनों प्राइमरी हैं। अब इसमें लफड़ा होता है। लफड़ा क्या है बताते हैं। देखिए प्राइमरी दोनों है तो दोनों में अब चेक करेंगे किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा यानी जिसमें कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, और जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इसमें चेक कर लीजिए दोनों में बी में कार्बन एटम 4 हैं जबकि ए में मात्र 3 है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का TiH2O6 का 3 पॉजिटिव चार्ज, ये होल 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो और ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। कौन है भाई चेक करिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय ज्ञात करने के लिए टाइटेनियम जो सेंट्रल एटम इसमें मौजूद है इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है तो भाई 6 हो जाएगा और 0 से गुणा करेंगे तो चेक कर लेते हैं। देखिए ये टाइटेनियम और 6 गुणे H2O और कितने के बराबर है +3 के बराबर, +3। तो टाइटेनियम और H2O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 और 6 से गुणा करेंगे तो 0 आई +3। तो टाइटेनियम इज इक्वल टू कितना +3। मतलब ना टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया +3। तो टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या तो 22 होता है। अब 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। अब 19 तक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ऑर्गन 18 और देखिए इसके बाद 4s2 होना चाहिए, लेकिन ना 3D की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है तो 3D को लिख लेंगे। और इसमें से चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन घटाए भी हैं तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे और D में कितने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4, तो 2 और जाना चाहिए। तो फिर S में से 2 घटा लेंगे और D में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 1। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चेक कर लेंगे। D के लिए टोटल कितने बॉक्स होते हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 के कारण ऑप्शन यहाँ सही दिया गया है। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। कितने अनपेयर्ड आ रहे थे 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसके होते हैं। तो देखिए 8:8 जो होता है ये सीजियम क्लोराइड का होता है CaCl, तो ये सी ऑप्शन सही है। अगर KCl का पूछता, मान के चलिए आपसे आता कोई और फिर कहता कि बताइए KCl का कितना होगा, तो KCl की अगर बात करते हैं KCl के केस में तो ये हो जाता आपका 6:6। अच्छा अगर कैल्शियम फ्लोराइड की बात करते तो ये 8:4। और अगर जिंक ब्लेंड यानी ZnS की बात कर लेते या इसी को वुडजाइड भी कहा जाता है तो इसका कितना होता 4:4, 4:4। इसको
उर्टजाइट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2O की अभिक्रिया RMgX से कराने पर RMgX को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही फेमस सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड H2O नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड है, और ये फॉर्मल्डिहाइड ने क्या किया? RMgX से रिएक्शन किया। तो RMgX से रिएक्शन किया तो देखिए ज़रा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ R के ऊपर R के ऊपर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, और यहाँ उसके बाद ना हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। H+ को यहाँ ले आके जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? H, फिर O, फिर H, और फिर आपका एक बन जाएगा यहाँ CH, और फिर यहाँ R। तो ये कौन सा अल्कोहल है? कौन सा अल्कोहल बन रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसके बाद ना जरूर आप हाइड्रोलिसिस कराइए, फिर आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है। अब देखिए जल में कौन रंगहीन है, यानी कलरलेस की बात हो रही है। तो देखिए आपको मालूम है कि जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर हमने एक ट्रिक भी बनाया है, यूपी में DP लगाओ, आप ट्रिक पे जा करके चेक भी कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के केस में। तो देखिए रंगहीन की बात होती है, रंगहीन का मतलब या तो बिना रंग का या उजला, है ना। तो जिसके d ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल, जो 5 ऑर्बिट होते हैं, ये d ऑर्बिटल अगर वैकेंट रह गया, खाली रह गया, तो वह हमेशा रंगहीन होता है। अगर d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो समझिए कि वो रंगीन है। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, जिसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है। तो वेग स्थिरांक का संबंध, अगर किसी वेग स्थिरांक को देखें और उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, है ना, या घट जाए, तो आर्हेनियस का समीकरण तापक्रम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जब इथेनॉल फेलिंग सॉल्यूशन देता है, फेलिंग सॉल्यूशन विलयन के साथ गर्म, इथेनॉल को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप देता है। तो देखिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड देता है। कोई भी अगर अल्डिहाइड, जैसे आप एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता, लेकिन ये एसिटल्डिहाइड जिसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ अगर किसी बेस की उपस्थिति में या बेस के साथ ही अगर गर्म करें, तो ये Cu2O का एक वाइट और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो इसलिए Cu2O इसका सही आंसर होगा, Cu2O। तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। ज़ेनन अणु में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ज़ेनन अणु में वांडरवाल बल पाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। कोई भी इनॉर्ट गैस हो, हमेशा उसमें वांडरवाल फोर्स पाया जाता है, तो इनॉर्ट गैस सही होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके 0.1 बिलियन का संभावित उच्चतम ताप कितना होता है? कितना? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो देखिए परासरण दाब की बात हो रही है, तो परासरण दाब सब लोग जानते हैं क्या होता है, पाई = CRT या ICRT, है ना। तो पाई = CRT या ICRT अगर बात करें तो इस तरीके से अगर चेक करें तो आई वांटा फैक्टर कहलाता है, और आई का वैल्यू किसके केस में? सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड के केस में 3 होता है। क्यों? क्योंकि 3 आयन देगा, है ना। एक कैल्शियम ऐसे बना देते हैं, देखिए ये Ca2+ और 2 Cl2- के रूप में टूटेगा, CaCl2। तो देखिए 2 आयन इधर है, 1 आयन इधर है, तो ये आई फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, तो इसके केस में हो जाता है 3,
KCl के केस में कितना हो जाएगा आपका, एक K प्लस के रूप में टूटेगा, Cl माइनस के रूप में टूटेगा, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, ग्लूकोज के केस में 1 होता है, यूरिया के केस में भी 1 होता है, तो अधिकतम कितना होगा 3, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में ए क्या है। तो देखिए, आप इथाइल एमीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं और एमीन का नाइट्रेशन कराने पर हमेशा अल्कोहल बनता है, याद रखिएगा क्या बनता है, अल्कोहल, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावे पाया जाने वाला तत्व है, तो ग्रुप 16 ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। तो ये देखो भाई, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए इसमें सल्फर एलिमेंट, सल्फर तत्व पाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है। स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन अगर कराया जाए तो आपको ग्लूकोज केवल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ज़रा चेक करिए। स्टार्च का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है C6H10O5 और N मॉलिक्यूल अगर H2O ले लिया जाए और इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये केवल N मॉलिक्यूल C6H12O6 देता है, यानी ग्लूकोज देता है। तो केवल और केवल क्या देगा, ग्लूकोज देगा, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे की बात करते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व होता है। तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन होता है, ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत, 46.6%। इससे कम की बात करता तो सिलिकॉन, कितना, 27.7%। उससे कम की बात करता तो एल्यूमिनियम, 8.3%। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा गया है। देखिए हमने बहुत सारा 2018 से लेकर 2009 से लेकर 2018 तक का क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन बना रखा है। अगर आप उसको भी देखते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाने में। पूरा डिटेल वीडियो है, एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल बताया है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है कब, जब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है तब, और ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है CH3O CH CH3 ट्वाइस प्लस HI। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें देखिए CH3O ऑक्सीजन एटम क्या करता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। HI जो है HI, तो H के ऊपर पॉजिटिव और I के ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, यहाँ और ऊपर करते हैं और देखिए तो H प्लस HI माइनस, तो फिर ये O माइनस और ये कार्बन के ऊपर प्लस, तो I मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। CH3I और ये CH3 ट्वाइस CHOH, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। आगे की बात करते हैं। NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो ये 0 होती है। कितनी होती है, 0। कैसे होती है भाई, देखो ये Na और 4 CO है, तो 4 CO इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर। CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप का जो लिगेंसी होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 होता है, तो 4 में 0 से गुणा करिएगा 0, और निकेल का कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है भौतिक अवशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो गैस के कण हमेशा वान वाल बल द्वारा, जबकि अगर रासायनिक अधिशोषण की बात करता है तो रासायनिक बल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाइलॉन 66 क्या है। तो नाइलॉन 66 है एक पॉलीएमाइड। नाइलॉन 66 है ना, ये नाइलॉन 66 नाइलॉन 6, ये दोनों एक पॉलीएमाइड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
FeCO5 क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए ये हिंदी में जटिल यौगिक कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। A+B उत्पाद के लिए अभिक्रिया दर R=K इंटू A इंटू बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि B की मात्रा अधिक ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। देखिए, जब भी B की मात्रा अधिक हो, ध्यान से देखना इधर, B की मात्रा अधिक हो तो B के ऊपर अभिक्रिया का दर कभी भी निर्भर नहीं करता है, केवल A के ऊपर करता है। तो A के पावर में कितना है, 1, तो इसलिए B ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनॉल का OH कहाँ जाता, OH समूह, फिनॉल का माइनस मतलब कि सिंगल बॉन्ड OH समूह है। तो देखिए, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इथाइलिन डाइएमीन उदाहरण है, किसका उदाहरण है। देखिए, इथाइलिन डाइएमीन, ये CH2 NH2 और फिर CH और 2 और ये NH2, तो और इनके पास नाइट्रोजन एटम के पास एक एक लोन पेयर पाया जाता है। तो ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो जब डोनेट करते हैं तो ये कितने लोन पेयर डोनेट किए, 2, तो लिगेंसी भी इनकी 2 होती है और ये बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी द्विदंतुर लिगेंड होते हैं। ये इंग्लिश में इसको बाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अभिक्रिया Cu और Ag+ मतलब कॉपर और सिल्वर के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब रिएक्शन हो रही है तो ये इसमें ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में क्या संभव है। तो देखिए, जब E0 सेल का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ही किसी लवण के विलयन से आप किसी धातु को वहाँ से विस्थापित करा सकते हैं। तो इसलिए E0 सेल = नेगेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है, जिसमें कार्बन एटम से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा या नाइट्रोजन एटम केवल अकेला दिखाई देता होगा, तो वो क्या होगा, टर्शियरी एमीन का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए, डी ऑप्शन जो है आपको नाइट्रोजन केवल सिंगल दिखाई दे रहा है, इसमें NH है, इसमें NH2 है, इनमें कोई नहीं था और ये केवल नाइट्रोजन सिंगल दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि CH3 एक तरफ जुड़ा हुआ है और इथाइल ग्रुप CH3 CH2 दो तरफ, इसलिए टर्शियरी एमीन है। आगे की बात करते हैं। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय गुण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक 25 यानी कि मैग्नीज की बात हो रही है, तो मैग्नीज का सिंबल क्या होता है, Mn, और ये डाईवैलेंट कह रहा है, तो ये 25 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग आर्गन 18 और फिर 23 का लिखना है, तो D कितना, 18 5 23, D5 हो जाएगा। 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे दोनों, है ना, 4s से इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल लेंगे, तो D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, ठीक है। N का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू μ चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √N × N+2 बोर मैग्नेटॉन Bm, है ना, ये 2 है। तो N का वैल्यू है 5 और इधर 5 गुणे कितना, 2, और ये सब के सब √अंडर में है, तो 5 दूना ये 5 है, ये प्लस होगा, तो ये 5 + 2 कितना, 7, 7 5 35, ठीक है। तो 35 √अंडर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.92 लगभग बोर मैग्नेटॉन, और ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे की बात करते हैं। बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, बादल निम्न में से द्रव एवं गैस का परिक्षेपण है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्रकाश सक्रिय होता है, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव वही होता है जिसके पास कायरल कार्बन एटम होता है। और यहाँ ज़रा चेक करिए, यहाँ CH3 CH ClBr, इसको हम थोड़ा बनाते हैं, तो ज़रा चेक करिएगा, ये कार्बन सेंट्रल एटम, इधर है आपका CH3
इधर है आपका हाइड्रोजन, इधर है Cl और इधर है Br। तो देखिए वैसा कार्बन जिसके चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट होते हैं उस कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। तो कायरल कार्बन ही ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाश सक्रिय होते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। XeF4 में इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित जोड़ी होती है। तो XeF4 में ज़रा चेक करिए, ये जेनन है, F4 की बात हो रही है, तो 4 फ्लोरीन एटम यहाँ से और 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर। क्यों? क्योंकि जेनन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, ऐसे बना देते हैं, यहाँ 1। तो टोटल हो जाएगा कितना जी? 2। ऑप्शन किधर है? बी ऑप्शन सही है। ज़्यादातर बी ऑप्शन ही सही हो रहा है। हमने क्वेश्चन बैंक का पूरा सीरीज़ बना रखा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉलिड स्टेट का पूरा वीडियो इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक इतना बेहतरीन तरीके से ना किसी ने नहीं बताया होगा। ये मतलब गुरूर नहीं है, बस एक आपको बता रहे हैं कि आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा उससे। और अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो भाई प्ले स्टोर से साइंस जोन ऐप आप डाउनलोड करें, है ना, साइंस जोन अंदर, और डाउनलोड करें और उसके बाद आप डेली टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम धातु में को थोड़े से इंडियम डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कि सबसे पहले ये देखिए कि किस में कह रहा है। जर्मेनियम धातु में इंडियम को डोपित करने की बात हो रही है। किसको? इंडियम को डोपित करने की बात हो रही है। तो इंडियम को जब डोपित किया जाता है तो ध्यान रहे इंडियम किस ग्रुप का तत्व है? ग्रुप 13 का। तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इसी में आता है। बालगंगा इंडिया से तालिबान गए। तो देखिए ज़रा, तो ये इंडियम है आपका, और ये सब के सब कैसे मतलब कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो 3 वैलेंसी वाले जितने होते हैं वे सब के सब पी टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? पी टाइप होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर दिख रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। सैकरीन की सही संरचना क्या होगी? तो सैकरीन की सही संरचना ये सी होगी। आगे की बात करते हैं। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता यानी कि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस का संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी होता है 52%। अगर मान के चलिए BCC का पूछता आपसे, BCC का, तो BCC का कितना होता है? 68%। अच्छा, अगर मान के चलिए FCC या CCP या HCP, FCC या CCP, है ना, कितना होगा? तो इसका कितना होता है? 74%। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। समपराशी विलयन में समान होता है। तो देखिए समपराशी विलयन कैसे विलयन होते हैं? जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। तो पाई इज इक्वल टू पाई, यानी पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है और पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो मोलर कंसंट्रेशन दोनों का समान होगा। तो मोलर कंसंट्रेशन दोनों का समान किस में होता है? देखना जरा, इसमें मोललता की बात कह रहा है। क्लियर है? मोलर कंसंट्रेशन, क्या? मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो मोलर कंसंट्रेशन की बात CRT, सॉरी ये ना मोलर कंसंट्रेशन नहीं, मोलर कंसंट्रेशन होगा। यहाँ सांद्रता नहीं है लेकिन यहाँ सांद्रता है, थोड़ा गलती हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड कहाँ प्राप्त होता है? तो एनोड करने पर एनोड पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3Cl2 और CCl4 प्लस HCl, ये अभिक्रिया वेग इतना है तो अभिक्रिया का कोटि कितना होगा? जब भी ऑर्डर निकालना होगा सबके पावर को जोड़ दीजिए, अगर कोई इसमें कंडीशन नहीं दिया हो तो CH3Cl यानी क्लोरोफॉर्म का पावर 1 और इसका पावर आधा,
तो 1/2 कितना, 1.5 मतलब 3/2। चलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एक बायो कैटलिस्ट होता है, एक एंजाइम होता है ना। ये एक एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? याद रखिएगा, सिल्वर के। सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर के निष्कर्षण में, और इसको मैकआर्थर सिल्वर साइनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है या साइनाइड प्रोसेस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है? तो चेक कर लीजिए, 6 4 10 10 2 12 12 4 16, तो टोटल हो गया 16। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसू गैस, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र, तो देखिए ये फॉस्जीन है, ये फॉस्फीन है जो स्वर्ग में होता है, सीन दिखाने के लिए। ये क्लोरोफॉर्म है, और बी ऑप्शन तब आपका सही होगा, C10H5Cl N2। अगली बात करते हैं 51, मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है मोहर साल्ट यानी मोर साल्ट। तो मोर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4NH 4 twice SO4 6s2, जिसका रंग न लगभग ग्रीन होता है, थोड़ा हल्का ग्रीन होता है। लैंथेनाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? लैंथेनाइड का सामान्य सूत्र N-2 F1214 और N-1D 021 NS122 है ना, ये होता है। NS122 नहीं कह सकते, NS2 कहेंगे, है ना, डायरेक्ट NS2 कहिएगा, नहीं तो 1 to 2 में कन्फ्यूज़न हो जाता है, NS2 कहिएगा। बी ऑप्शन सही होगा। निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो देखिए क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फॉस्जीन बनता है, COCl2, ऑप्शन है सी। आगे बढ़िए। और फॉस्जीन बड़ी जहरीला होता है, इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो इंसान की डेथ हो सकती है। ये इसका सही नाम क्या है? तो देखिए ये 1 ये 2, तो इथेन 1,2 डाइऑल, सी ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। बेंजल्डिहाइड अल्कोहलिक केशियन से रिएक्शन करके क्या देता है? देखिए बेंजल्डिहाइड, सबसे पहली बात कि बेंजल्डिहाइड है क्या, है ना, अल्कोहलिक केशियन की बात हो रहा है। तो देखिए जरा, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, क्या है? बेंजल्डिहाइड है PH, ठीक, ये C⋅O और इधर लिख देते हैं H, और फिर इधर 2 मोल बना देते हैं, C⋅O इधर H और फिर ये PH। ये दोनों बेंजल्डिहाइड है। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है? केशियन के साथ, अल्कोहलिक केशियन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये 2 मोल रिएक्शन दे रहा है ना, जिसमें कायरलिटी भी शो होता है, एनांसियोमर भी बनाता है, और ये बेंजोआइन बनाता है, जिसको हाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्या करिए, देखिए इस हाइड्रोजन को उठा करके, डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं आपको, इस हाइड्रोजन को उठा करके, है ना, और यहाँ डाल दीजिए, यहाँ, तो यहाँ डाल दीजिएगा तो क्या बनेगा? PH को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। हालांकि प्रोडक्ट को कैसे बना लें, PH सब लोग जानते हैं, फिनाइल ग्रुप है, C6H5 इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ C6H5, क्या था उसके बाद CH, फिर ऊपर बना दिए थे OH, तो OH, और फिर नीचे कार्बोनिल ग्रुप था तो CO और C6H5। तो ऑप्शन में ढक गया भाई, बी अंग्रेजी वाले में दिख रहा होगा, C6H5 CHOH CO, बी ऑप्शन सही होगा। चेक कर लीजिए आप अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या बनता है? एसीटोफिनोन बनता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, ये आपका हो गया बेंजीन, यहाँ हाइड्रोजन निकाल लीजिए, और CH3 C⋅O Cl का, तो Cl और हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, इनको ले जाके जोड़ दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन बन जाएगा, एसीटोफिनोन। थोड़ा पेन अगली बार से हम सही कर लेंगे, सॉरी, एसीटोफिनोन बनेगा, क्या बनेगा? एसीटोफिनोन, ए ऑप्शन सही होगा। आगे की बात करते हैं। इसमें अधिकतम पीकेबी का मान किस में होगा? देखिए ये विवादास्पद क्वेश्चन है। पीकेबी का वैल्यू तभी ज़्यादा होता है ना, जब बेसिसिटी कम हो। तो बेसिसिटी
अब इसमें तो भाई ना तो गैस का गैसीय ऑप्शन दे रहा है ना जलीय ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें ना थोड़ा लफड़ा वाला सवाल है। हालांकि लोगों को देखने को अगर मिलेगा तो ये लोगों को लगेगा कि सिंपल सवाल है, लेकिन भाई ये लफड़ा वाला सवाल है ना। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी, चूँकि गैसेस स्टेट में सेकेंडरी देन टर्शियरी देन प्राइमरी बेसिसिटी होता है ना। और पी के भी वैल्यू हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप पर। तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप तो हमसे हमेशा ज़्यादा किस में होता है, ये सी टर्शियरी में होता है। लेकिन ऑप्शन अगर सी भी हो सकता है बी भी हो सकता है, लेकिन हम ना सेकेंडरी की बात करेंगे और टर्शियरी की, और फिर अगर प्राइमरी की तो बी ऑप्शन सही मारेंगे, क्योंकि गैसीय फेज़ की ज़्यादा बात होती है। और इंडक्टिव के केस के हिसाब से पी के भी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके केस के हिसाब से आगे बढ़ें तो फिर ये होगा। तो हालांकि ये भी सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड जल अपघटन करके क्या देता है, पेप्टाइड याद रखिएगा, पेप्टाइड जल अपघटन कर क्या देता है भाई, एमिनो एसिड, सबको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कर बैकेलेट देता है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को बैकेलेट कहा जाता है। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फॉर्मल्डिहाइड सही आंसर होगा। क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के लिए किया जाता है, टाइफाइड में दिया जाता है भाई, टाइफाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांतक एक रासायनिक यौगिक है जिसको ट्रांसक्यूलिजर भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस इलाज में किया जाता है, जब इंसान को हाइपरटेंशन हो जाए, मानसिक बीमारी हो जाए, टेंशन से नींद ना लगे, तो उसके लिए ट्रांसक्यूलिजर यानी प्रशांतक का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पायस का उदाहरण है, पायस का उदाहरण देखिए, जल में जल का जो मिश्रण होता है पायस होता है, तो ये दूध है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हमेशा ये जो 3A और 2B के लिए अभिक्रिया का वेग dV/dt है, तो ये क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा जरा देखिए। अगर इसकी बात करें तो हम लोग अगर देखें, मान के चलिए अगर बात करें कि dB/dt की dB/ कितना दिया है, dt दिया है ना। तो 3/2 के लिए कितना दिया है, सबसे पहली बात ये कर लीजिए, 3A इज इक्वल 3A 2B के बराबर ना, तो 3A टेंस टू 2B है ना। तो अगर मान के चलिए हम लोग dA/dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये 2/3 हो जाएगा ना, 2/3। तो 2/3 और वो भी किस में, नेगेटिव में, और तब dB कितना हो जाएगा, dt। तो इसका वैल्यू -2/3 dA/dt होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बी हम लिख दिए थे, यहाँ ए होगा, बी तो पहले से दिया हुआ है ना। तो -2/3 dA/dt होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव ई पॉजिटिव क्रम से इतना 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 वोल्ट है, सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो देखिए अब इसमें चेक कर लीजिए, सबसे न्यूनतम मान किसका है, इतना वोल्ट सबसे न्यूनतम मान किसका, जिसका न्यूनतम मान वही सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए 0.40 वोल्ट है, और 80 और 44 सबसे कम कैडमियम का, ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल 66 नंबर, 25 ग्राम एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम विलयन में इसकी मोलालिटी क्या होगी। तो मोलालिटी निकालने के लिए इसका ट्रिक भी होता है ना, 2.5 के ऊपर रख दीजिए, अच्छा 25/10 बना लेते हैं, आगुण कितना कह रहा है, 75 ग्राम, ठीक है। तो 75 ग्राम को नीचे रख लीजिए, और मोलालिटी कह रहा है, तो मोल पर केजी होता है, केजी को उठा के ऊपर भेज दीजिए, ये केजी 1 केजी ना। अच्छा इसका मोलर वेट कितना होगा, CH3COOH, तो भारतीय 36 16 32 ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 60। अब चेक करिए 25 तिया कितना, 75,
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, हई हो गया 10/6, तो 2 तिया 6 और 2 5 10, तो 3 तो 3 जीरो जीरो और 16 तिया 48, वैल्यू लगभग आपका आ जाएगा कितना, ये 0.556। आप गुणा भाग करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है। 67 नंबर सवाल शायद हो सकता हो ना दिख पाए, लेकिन हम केवल आपको बता देते हैं। निम्न में से कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है? तो लौह चुंबकत्व का उदाहरण अगर बात करेंगे तो ये कौन होगा? क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकत्व का उदाहरण है, क्योंकि सोडियम, ऑक्सीजन और H2 में कोई भी चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यापारिक नाम क्या है? तो इसको पायरीन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक आग बुझाने में पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग कह रहे थे ऑप्शन ही नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, हो सकता है नहीं मालूम हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? सब लोग 10th से पढ़ते आ रहे, अधात्री या गैंग कहा जाता है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है? तो देखिए आयन जो दिया है ये रंगीन होने की संभावना में कौन कौन दिया है? निकेल, कॉपर, स्कैंडियम और जिंक। तो देखिए स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है ना। रंगीन वही होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास तो भाई 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अच्छा निकेल की बात करते हैं। निकेल के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा कॉपर की बात करते हैं तो रंगीन होगा। हाँ तो इसके पास तो निकेल के पास तो भाई अनपेयर्ड होना चाहिए। फेकोनी 28 परमाणु संख्या और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 26, बिल्कुल। डी में कितने हो जाएंगे? 6 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 6, तो यही होगा। मतलब ना निकेल 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपने यहाँ क्वेश्चन देखा, जितना भी क्वेश्चन देखा, ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो भी हमने आपको क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ बताया, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, आप वहाँ से डाउनलोड करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के, 5 नंबर के बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।